स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के लेक्चर में चैप्टर 6, जो रिलेटेड है आपका दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। ठीक है ना। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यदि है तो वहां पर मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन किया जा रहा है। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ जो दस्तावेजी साक्ष्य है वो हमने पढ़ा था सेक्शन 61 में। कहाँ पे? सेक्शन 61 में दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर बताया गया था जो दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं, ठीक है ना, अर्थात जो दस्तावेजों की अंतर वस्तु होती है उनको साबित करने के लिए कैसे साबित किया जा सकता है उनको, या तो प्राथमिक साक्ष्य होना चाहिए या फिर द्वितीयक साक्ष्य होना चाहिए। उसी प्रकार से हमने पढ़ा था जो सेक्शन 65 था। वहां पे क्या बताया गया था कि द्वितीयक साक्ष्य कब दिया जा सकता है। तो वहां पे कुछ कंडीशंस बताई गई थी, जहां पे यदि आप इंटाइटल हैं तो वहां पर क्या कर सकते हैं, आप किसी भी दस्तावेज के अंतर्वस्तु के लिए उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो ये बताया गया था। अब यहाँ पे उसके बाद उसके पहले हमने पढ़ा था मौखिक साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। तो कौन से सेक्शन में है, तो उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे बात करें जो चैप्टर 6 है वो कहाँ तक दिया गया है। ये दिया गया है आपका सेक्शन 91 से लेकर 100 तक, ठीक है ना। तो जो चैप्टर 6 कहाँ तक है, 91 से लेकर 100 तक, जिसमें से आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 91 और 92। साथ ही साथ हम कुछ केस लॉ भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें जो सेक्शन 91 है, उसकी हेडिंग क्या है कि दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं अर्थात जो कॉन्ट्रैक्ट, अनुदान यानी जो ग्रांट होते हैं, ठीक है, संपत्ति के अन्य बयान अर्थात जो डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी होते हैं उसके निबंधनों का साक्ष्य। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखें, जब किसी संविदाओं, अनुदानों या संपत्ति के बयान के निबंध दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिए गए हैं, अर्थात यदि पक्षकारों के बीच क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या फिर कुछ ग्रांट कुछ दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, ठीक है ना, या फिर संपत्ति का जो डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, संपत्ति का बयान किया जा रहा है, यदि उसका निबंध और उसकी शर्तें किसी दस्तावेज के रूप में क्या कर ली गई है, लेखबद्ध कर ली गई है, अर्थात उसको लिख ली गई है, तथा उन सभी दशाओं में जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित हो कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए। अर्थात यदि किसी कानून में या किसी एक्ट में किसी विधि में ऐसा कहा गया है कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसको क्या करना होगा, विधि द्वारा जो अपेक्षित है उसको क्या करना होगा, दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध करना होगा। तो यदि यहाँ पे विधि में बोला गया है कि उसको दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध किया जाए, तब यहाँ पे क्या किया जाएगा, ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य बयान के निबंधनों के ये ऐसी बात साबित किए जाने के लिए या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या धारा 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए हकदार हैं, तो द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाएंगे, अन्य साक्ष्य के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे कितनी बातें की गई है, यदि आपने किसी संविदा, अनुदान, संपत्ति के अन्य बयान को क्या कर लिया है, किसी कागजी रूप में उसको परिवर्तित कर लिया है, उसमें दस्तावेज के रूप में क्या कर लिया, बना लिया है, उसको लेखबद्ध कर लिया है, तो वहां पर या फिर विधि द्वारा कोई अपेक्षित है कि आप इसको डॉक्यूमेंट के रूप में अर्थात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध करें, ऐसा वहां पे विधि द्वारा कहा गया है, तब ऐसी जो दस्तावेज है या फिर उसकी अंतर वस्तु है उसको कैसे साबित किया जाएगा, उसको या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है या फिर एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65 के तहत यदि आप इंटाइटल हैं, उसके हकदार हैं, तो वहां पर क्या कर सकते हैं, आप द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हैं। अदरवाइज उसको साबित करने के लिए किसी अन्य साक्ष्य से साबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो कैसे साबित होगा, या तो द्वितीयक साक्ष्य देने के हकदार हैं तो द्वितीयक साक्ष्य द्वारा या फिर प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही इसको साबित किया जा सकता है। यहाँ पर ओरल एविडेंस का क्या किया गया है, अपवर्जन कर दिया गया है, उसको मना कर दिया कि आप वहां पर ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं। तो ये बताया गया आपको सेक्शन 91 में। अब हम बात करें एक केस लॉ की। तो यहाँ पे एक केस था, कौन सा, शेख मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस बीबी मरियम, जो 1928 का केस था। इसमें क्या अभी निर्धारित किया गया था, क्या हेल्ड किया गया था कि एक जो वक्फ का मौखिक रूप में सृजन किया जा सकता है, ठीक है ना, जो वक्फ होते हैं वो उनका क्या किया जा सकता है, ये मौखिक रूप में सृजन किया जा सकता है, मौखिक रूप में बनाया जा सकता है, और आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यदि इसे एक दस्तावेज के रूप में बनाया जाता है, मान लीजिए आपने क्या किया, मौखिक रूप में तो सृजित किया जा सकता है, ठीक है ना, क्रिएट किया जा सकता है वक्फ को। लेकिन यदि आपने क्या किया है कि दस्तावेज के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में उसको बना लिया है, तो वहां पर केवल दस्तावेजों के साक्ष्य के द्वारा ही साबित किया जाएगा, अर्थात जो दस्तावेजी साक्ष्य है उन्हीं के द्वारा ही उसको साबित किया जा सकता है, या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य के लिए यदि आप इंटाइटल है तो।
ठीक है ना। तो आपको ये कहाँ से पता चलेगा इंटाइटल है कि नहीं, वो आपको 65 ऑफ एविडेंस एक्ट में देखना होगा कि आप द्वितीयक साक्ष्य देने के लिए इंटाइटल हैं या नहीं, तो वहां पर आप द्वितीयक साक्ष्य दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है इस केस में कि आप दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा ही साबित किए जाएंगे जो यहाँ पे वक्फ का निर्माण किया गया है। यदि आप कागजी रूप में कर लिए हैं, दस्तावेज के रूप में कर लिए हैं, वहां पर क्या करना होगा, आपको प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य के लिए द्वितीयक साक्ष्य देना होगा। उसके बाद है कुछ अपवाद यहाँ पे बताए गए हैं जहां पर ये सेक्शन 91 लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, कि यदि किसी लोक ऑफिसर की नियुक्ति लिखित रूप में हो, अर्थात कोई पब्लिक ऑफिसर है, उसकी नियुक्ति की जा रही है लिखित रूप में, ठीक है ना, और जब यह दर्शित किया गया है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे ऑफिसर के नाते कार्य किया है, तब उस लेख का जिसके द्वारा नियुक्त किया गया था साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। अर्थात जिस कागज के द्वारा उसको नियुक्त किया गया था, ठीक है ना, जिस दस्तावेज में लिखित रूप में उसको नियुक्त किया गया था, और वहां पर यह शो होता है, दर्शित किया गया है कि वह जो व्यक्ति था जिसको अपॉइंट किया गया था, वो कैसा कार्य कर रहा था, एक पब्लिक ऑफिसर के नाते कार्य कर रहा था, एक ऑफिसर के नाते पब्लिकली कार्य कर रहा था, तो वहां पर ऐसी ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, जैसा आप सेक्शन 91 में बताया गया है। उसके बाद है एक्सेप्शन टू। एक्सेप्शन टू क्या बात करता है कि जिन विलों को भारत में प्रोबेट मिला है, विल क्या होते हैं, अर्थात जो वसीयत होते हैं, उनको यदि क्या कर दिया गया है, प्रोबेट द्वारा साबित किया जा सकता है। जो जिसको जिन विलों को, जिन वसीयतों को भारत में क्या मिला है, प्रोबेट। प्रोबेट क्या होता है, प्रोबेट होता है एक प्रमाणित प्रति होती है, यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। जैसे प्रमाणित प्रति होती है जिसमें सील और हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन वह द्वितीयक साक्ष्य होगा, ठीक है ना। जो प्रमाणित प्रति होती है, अटेस्टेड कॉपी होती है, जैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट से, यदि आप पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को लेने जाएंगे तो आपको ओरिजिनल कॉपी नहीं दी जाती, वहां पे एक अटेस्टेड कॉपी दी जाती है, जहाँ पे उस विभाग का या फिर जहाँ भी आप हैं, जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ की सील लगी होगी और उसके हस्ताक्षर होंगे वहां पर, तो वह द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत आएगा, और प्रमाणित प्रति के द्वारा इसको साबित किया जा सकता है, जो प्रॉफिट मिला है उसके द्वारा साबित की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन है इसका। यहाँ पे बात करें आगे, तो कुछ स्पष्टीकरण दिए हुए हैं, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। कि स्पष्टीकरण में फर्स्ट क्या कहता है कि यदि कोई संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट, अनुदान अर्थात ग्रांट, संपत्ति के बयान अर्थात डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी जो भी किया जाता है, ठीक है ना, एक ही दस्तावेज में अंतर्विष्ट है, एक से अधिक दस्तावेज में क्या है, अंतर्विष्ट है, तो उन दोनों में, यानी कि जो उन ये दोनों दशाएं बताई गई, जो कंडीशन बताई गई है, उसमें जो सेक्शन 91 है समान रूप से लागू होगा। अर्थात यदि कोई संविदा की है आपने, अनुदान, संपत्ति का बयान, ये तीनों चीज क्या है, यदि आपने एक ही डॉक्यूमेंट्स में किया है या फिर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स किए, तीन डॉक्यूमेंट्स बना लिए, ठीक है ना, तो जहां पर यदि आपने तीन डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन लागू होगी और यहाँ पर भी सेम कंडीशन लागू होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, दृष्टांत दिया गया है, यदि कोई संविदा कई पत्रों में अंतर्विष्ट है, तो वे सभी पत्र साबित करने होंगे। अर्थात जितने भी कागज में आपने किया है संविदा, जितने भी दस्तावेज हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी के द्वारा क्या किया जा सकता है, उसको साबित किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपने तीन डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, ठीक है ना, तीन पेज में बनाए हैं और आप एक ही ले जाके साबित कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वहां पे क्या करना होगा, आपको तीनों पेज लेके जाने होंगे, अर्थात जितने भी कागज किया गया है, ठीक है ना, जितने भी पत्रों में अंतर्विष्ट है आपकी संविदा, तो सारी क्या करके ले जानी होगी आपको, वहां पे ले जाना है और न्यायालय में उसको साबित करना है, किसी एक के द्वारा साबित नहीं किया जा सकता है। यह आपका एक्सप्लेनेशन नंबर वन। उसके बाद बात करें एक्सप्लेनेशन नंबर दो की, स्पष्टीकरण दो। जहां की एक से अधिक मूल है, ठीक है ना, जहां पर एक से अधिक मूल ओरिजिनल कॉपी है, वहां केवल एक मूल साबित करना होगा। अर्थात कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया गया है जो कई ओरिजिनल कॉपीज में बनाया गया, ठीक है ना, सभी की मान्यता एक ही है, तो वहां पर क्या करना होगा, चाहे आप एक मूल को ही साबित कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे यदि आपने एक मूल साबित कर दिया, एक ओरिजिनल जो कॉपीज होती है उसको साबित कर दिया, तो सभी को साबित माना जाएगा, ठीक है ना, सभी को अलग अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए, जो एक से अधिक डॉक्यूमेंट से बनाए हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दृष्टांत दिया गया है कि एक विनिमय पत्र, ठीक है ना, जो विनिमय पत्र होता है ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो विनिमय पत्र होता है वो तीन परतों में अर्थात तीन कॉपीज में बनाया गया है, तीन सेट्स में लिखित है, तो केवल एक को साबित तो केवल एक के साबित करना ही आवश्यक है, ठीक है ना। यदि तीन परतों में किया गया है तो वहां पर एक को ये आप साबित कर देते हैं तो सभी को साबित माना जाएगा। हम बात करें स्पष्टीकरण नंबर तीन की,
जो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है, क्या कहता है कि जो धारा 91 में किसकी, एविडेंस एक्ट की, तो निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न तथ्यों का मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा, यह धारा इसकी ग्राह्यता का प्रवर्तन नहीं करेगी। अर्थात जो भी इसमें कंडीशंस बताई गई हैं सेक्शन 91 में, जितनी भी अभी दशाएं हमने पढ़ी, उसके अलावा यदि कोई फैक्ट है तो उसको मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। वहां पर इस धारा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेकिन जो फैक्ट है वो कैसे होने चाहिए, सेक्शन 91 में निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न होने चाहिए, अर्थात जो धारा 91 में बताई गई है उससे अलग होने चाहिए, तभी उसको मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है, ठीक है ना। ये बताया गया आपका स्पष्टीकरण नंबर 3 में। इसमें एक दृष्टांत दिया गया है कि खा के द्वारा दिए गए धन की रसीद खा को का देता है, ठीक है ना। खा ने कुछ क्या किया है, धन दिया है, और उसकी रसीद कौन दे रहा है, खा को का दे रहा है। यहाँ पर जो रसीद है उसमें संदेह करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जा सकता है। यह साक्ष्य क्या है, एडमिसिबल है, ग्राह्य है, ठीक है ना, क्योंकि उसे जो रसीद थी उसको दे दिया, मौखिक साक्ष्य यहाँ पे दिया जा सकता है उसका। यह है आपका स्पष्टीकरण नंबर 3। उसके बाद है सेक्शन 92। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि धारा 92 में कि मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्तन, अर्थात कुछ जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो कैसे हुए हैं, मौखिक रूप में हुए हैं। तो वहां पर जो साक्ष्य का अपवर्जन किया जा रहा है कि जबकि ऐसी किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के बयान या किसी बात को जिसे विधि द्वारा अपेक्षित है कि वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध किए जाए, अंतिम पिछली धारा के अनुसार साबित किया जा चुका हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, जो संविदा, अनुदान या संपत्ति का बयान किस पे किया जा रहा था, दस्तावेज के रूप में, और ऐसा कहाँ था, विधि के द्वारा अपेक्षित था, कानून के द्वारा क्या किया गया है, अपेक्षित है ऐसा कि वहां जो दस्तावेज के रूप में ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के बयान को क्या किया जाए, लेखबद्ध किया जाए। और ऐसा क्या किया जा चुका है, साबित किया जा चुका है, कहाँ पे, सेक्शन 91 के अंतर्गत, अर्थात अंतिम पिछली धारा के अनुसार इसको साबित किया जा चुका है। तब निम्न प्रयोजन के लिए ऐसी लिखत के पक्षकारों, अर्थात जो ऐसे लिखत है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट है, उसके पक्षकार हैं या फिर उनके हित प्रतिनिधि हैं, जिससे उनको हित है, ठीक है ना, जहां पर उनका हित है प्रतिनिधियों का, उनके बीच किसी भी मौखिक करार या कथन का कोई साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो किन प्रयोजनों के लिए ऐसा साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा, निबंधनों का खंडन करने के लिए, ठीक है ना, उसमें फेर फार करने के लिए, अर्थात जो जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें जोड़ने या उनमें से घटाने के प्रयोजन से, इन चारों में ऐसा मौखिक करार या कथन कोई साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा, कहाँ पे बताया गया इसे, ठीक है, जो लिखित के पक्षकार हैं उनके द्वारा या फिर उनके हित प्रतिनिधि हैं उनके बीच में यदि ऐसा कोई मौखिक करार या कथन होता है, ठीक है ना, तो वहां पर इसे साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा। किन कंडीशन में, सिर्फ 4 कंडीशन बताई गई, 4 प्रयोजन बताए गए हैं, निबंधनों का खंडन करने, उनमें फेर फार परिवर्तन करने में, या फिर उनमें कुछ जोड़ना है उसका, या उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिए। यहाँ पर चारों में से मौखिक साक्ष्य, मौखिक करार अथवा कथन साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ परंतु दिया गया है, प्रोवाइजो दिया गया है। तो यहाँ पे जो प्रोवाइजो फर्स्ट दिया गया है उसमें क्या बताया गया है कि कोई ऐसा तथ्य साबित किया जा सकता है जो किसी दस्तावेज को अविधिमान्य बना दे, अर्थात कोई ऐसा कथन है जिसके कारण कोई जो दस्तावेज है वो कैसा हो जा रहा है, इनवैलिड बना रहा है, ठीक है, तो उसको क्या किया सकता है, साबित किया जा सकता है। या फिर किसी व्यक्ति को डिक्री या आदेश का हकदार बना दे, अर्थात किसी व्यक्ति को क्या किया जा रहा है कि कोई ऐसा फैक्ट साबित किया जा रहा है जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्या हो जाएगा, डिक्री या आदेश का हकदार बना देगी, उसमें उस डिक्री में इंटाइटल कर देगा। यदि ऐसा कोई फैक्ट है वहां पर उसको साबित किया जा सकता है। और थर्ड क्या है, अथवा वह दस्तावेज कपट, अवैधता, असम्यक निष्पादन या प्रतिफल के अभाव में किया गया हो, अर्थात जो डॉक्यूमेंट था उसको कैसे निष्पादित किया गया था, प्रतिफल के अभाव में या फिर कपट के द्वारा या असम्यक निष्पादन था, तो वहां पर क्या किया जा सकता है, ऐसे कथन को साबित किया जा सकता है। उसके बाद है फोर्थ नंबर, जो विधि या तथ्य की भूल के अधीन हो, अर्थात कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था, वो किसके अंतर्गत तैयार किया गया था, विधि या तथ्य की भूल के अधीन तैयार किया गया था, तो वहां पर ऐसे तथ्य को साबित किया जा सकता है। यह है आपका परंतु फर्स्ट। उसके बाद है परंतु सेकंड। प्रोवाइजो सेकंड क्या कहता है कि किसी विषय के बारे में जिसके बारे में दस्तावेज मौन है, उसके निबंधनों से असंगत नहीं है, ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट नहीं है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन से पृथक मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि किसी ऐसे विषय के बारे में बताया जा रहा है जहां पर दस्तावेज मौन है, ठीक है ना,
तो मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट्स था उसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं लिखा गया, कोई ऐसा विषय लिखा ही नहीं गया, ठीक है, जो निबंधनों से असंगत नहीं है, अर्थात जो इनकंसिस्टेंट नहीं है, जो वहाँ उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, ठीक है ना, उससे असंगत नहीं है, तो वहां पर क्या किया जा सकता है, उसका पृथक मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दृष्टांत है, दृष्टांत जी, ठीक है ना, जी नंबर 42 में आपको मिल जाएगा। खाको का एक घोड़ा बेचता है, खाको जो है वो क्या कर रहा है, का एक घोड़ा बेचता है और मौखिक वारंटी देता है, लिखित रूप में यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, कैसे दिया जा रहा है, मौखिक रूप में, कि वह अच्छा है, खा को इन शब्दों को लिख कर एक कागज देता है, ठीक है ना, मौखिक वारंटी दे रहा है और एक कागज में इसे लिख दे रहा है नॉर्मल, ठीक है। तो का से 500 रुपए में एक घोड़ा खरीदा, कौन, खा, खा मौखिक वारंटी साबित कर सकता है, अर्थात जो मौखिक वारंटी दिया गया था खा को का के द्वारा, उसको साबित कर सकता है यहाँ पर। उसके बाद है प्रोवाइजो थर्ड, यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऐसी संविदा अनुदान या संपत्ति के अन्य बयान के अधीन कोई बाध्यता संलग्न होने की शर्त करने वाले किसी पृथक मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकता है, अर्थात कोई बाउंडेशन है वहां पे बताई गई है, ठीक है ना, जो संविदा की गई थी, कॉन्ट्रैक्ट किया था या अनुदान या संपत्ति के अन्य बयान संबंधी जो डॉक्यूमेंट्स थे, वहां पर क्या है, एक बाउंडेशन है, बाध्यता संलग्न की गई है, जोड़ी गई है, ठीक है ना, तो वहां पर उसका जो पृथक मौखिक करार है वहां पे साबित किया जा सकता है, ठीक है ना, तो मौखिक करार के द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, उसका जो अस्तित्व है उस बाध्यता का, उस बाउंडेशन का, तो वहां पर उसको साबित किया जा सकता है। यहाँ पे एक दृष्टांत है कि का और खा लिखित संविदा करते हैं, ठीक है ना, जो यहाँ पे ए और बी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिखित संविदा कर रहे हैं, जो अनिश्चित घटना के घटित होने पर प्रभावशील है, अर्थात जो कॉन्ट्रैक्ट कैसा कर रहे हैं कि किसी अनिश्चित घटना के, ठीक है ना, जो निश्चित नहीं है घटना, उसके घटित होने पर प्रभावशील होना है वो संविदा, वह लेख खा के पास छोड़ दिया जाता है, अर्थात जो लेख था, डॉक्यूमेंट था, वो किसके पास छोड़ दिया गया, बी के पास, जो उसके आधार पर का पर लाता है, ठीक है ना, जो बी है ए पर उसी के आधार पर बाद लाता है, केस लगाता है, संचित करता है न्यायालय में, का उन परिस्थितियों को दर्शित कर सकता है, अर्थात जो ए है, ए नाम का व्यक्ति है, उन परिस्थितियों को, जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी, उनको शो कर सकता है जिनके अधीन वह परिदत्त किया गया था, ठीक है ना, तो किस परिस्थिति के अनुसार उसको परिदत्त किया गया था वह लेख, ये सारी चीजें उसको साबित कर सकता है। उसके बाद है प्रोवाइजो फोर, प्रोवाइजो फोर की बात करें तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि किसी संविदा अनुदान या संपत्ति के व्ययन के लिए पाश्चिक मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकता है, अर्थात जो बाद में मौखिक करार किए गए थे किससे रिलेटेड, जो संविदा अनुदान या संपत्ति के व्ययन से संबंधित, लेकिन तब साबित नहीं किया जा सकता है जब उसका लिखित होना वेद द्वारा अपेक्षित हो या विधि के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका हो, अर्थात जो मौखिक करार किए गए थे पहले, ठीक है ना, पाश्चिक मौखिक करार, तो उसको साबित तो किया जा सकता है, उसके अस्तित्व को साबित किया जा सकता है, लेकिन ये कब नहीं साबित किया जाएगा, जब वह लिखित होना विधि द्वारा अपेक्षित हो, ठीक है ना, विधि में ऐसा कहा गया हो, वो कैसा होना चाहिए, लिखित रूप में होना चाहिए, या फिर विधि के अनुसार क्या किया जा चुका है, रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका है उस संविदा अनुदान या संपत्ति के बयान को, तो वहां पर ऐसे साबित नहीं किया जा सकता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट के द्वारा ही साबित किया जा सकता है, और साबित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है परंतु 5, प्रोवाइजो 5 क्या कहता है कि कोई प्रथा या रूढ़ि जिसके द्वारा किसी संविदा में अभिव्यक्त रूप से वर्णित न होने वाली प्रसंगतियों उस प्रकार की संविदाओं से प्राय उपाबद्ध रहती है, साबित की जा सकती है, अर्थात कोई जो प्रथा चलती है, ठीक है ना, किसी सामाजिक प्रथा होगी, रूढ़ी होगी, जिसके अनुसार क्या किया जा रहा है, संविदा में अविभक्त रूप से वर्णित न होने वाली प्रसंगतियां, अर्थात जो कंडीशंस बताई गई थी, शर्तें बताई गई थी, उस संविदा में प्राय उपबद्ध रहती है, अर्थात जो प्रथा है और रूढ़ी है उसमें ऐड रहेगी ही रहेगी, ठीक है ना, ऐसा यहाँ पर अगर नहीं भी बोला गया है अविभक्त रूप से, ठीक है ना, तो वहां पर भी क्या होगी, वह उपाबद्ध रहती है उस संविदा अनुदान जो भी था, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड, तो यहाँ पर यह साबित किया जा सकता है, प्रथा और रूढ़ी वाला जो कंडीशंस आ जाती है यहाँ पर। उसके बाद है परंतु 6, कोई तथ्य जो यह दर्शित करता है कि किसी दस्तावेज की भाषा वर्तमान तथ्यों से किस प्रकार संबंधित है, यह साबित किया जा सकता है, अर्थात यह साबित कर सकते हैं पक्षकार, ठीक है ना, यह तथ्य दर्शित कर सकते हैं कि जो उस डॉक्यूमेंट में भाषा लिखी गई है, ठीक है ना, तो उस जो वो भाषा लिखी गई थी या फिर जिससे रिलेटेड लिखी गई थी, तो आज के वर्तमान में जो भी है, ठीक है ना, तो उससे कैसे रिलेट करता है वह डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें साबित किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे बात का एक केस था,
ठीक है ना। यहाँ पे भंवर भाई प्रेमा भाई वर्सेस बाई वहाली, यहाँ पर एक केस था, इसमें निर्धारित किया गया था कि जो धारा 91 और 92 ठीक है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, सप्लीमेंट है। तो यहाँ पर ये चीज बताया गया था, हेल्ड किया गया था इस केस में। तो इस केस को आप नाम याद रखिए। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।